ठीक है भाई, आज कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं। उस दिन हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था और 10th भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस आ गए थे कि हमको ये वीडियो कंप्लीट नहीं करना पड़ा था। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एवरेज वेलोसिटी के हैं और ग्राफ्स के क्वेश्चन हैं 11th क्लास के लिए। आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जेई और नीट के लेवल के हैं, लेकिन आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बड़े आराम से कर सकते हो। इस तरह से वो सेलेक्ट करे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होगी इस वीडियो से, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर देखते हैं भैया कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर ए सिंगल पार्टिकल। कोई किसी पार्टिकल के लिए डिस आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा ये जो ऑप्शन है उसमें से इम्पॉसिबल है, ठीक है। अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कोई कर्व है और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो इम्पॉसिबल हो सकता है क्या? हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आपका कोई कर्व ओरिजिन से पास हो सकता है, यहां से हो सकता है पास। इस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर ओरिजिन से पास हो रहा है? कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपका वेल डिस्प्लेसमेंट एस या एक्स वो जीरो है। तो ऐसा हो सकता है कोई बॉडी अगर स्टार्ट जीरो से ही कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो ओरिजिन को टच करता हुआ जाएगा, वो वहां से होता हुआ जाएगा ग्राफ। तो ये चीज पॉसिबल है, मीन्स ये इम्पॉसिबल नहीं है। अब आता है निगेटिव स्लोप एट सम इंटरवल। निगेटिव स्लोप अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है यहाँ के लिए, और निगेटिव स्लोप कब होता है? जब आपका ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर से 90 से ज्यादा एंगल बनाता है, 90 से ज्यादा एंगल, तो 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है भाई, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो निगेटिव स्लोप होता है। तो निगेटिव स्लोप अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का है तो इसका मतलब ये है कि वो वेलोसिटी उसकी लगातार कम होती जा रही है। निगेटिव वेलोसिटी है, इट मीन्स क्या है? निगेटिव वेलोसिटी। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो गया आपका, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो रहता है उसका जो स्लोप रहता है, स्लोप क्या होता है भैया आपका? एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि टेन की थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, तो ये निगेटिव रहेगा आपका। और अगर ये निगेटिव है स्लोप, तो इसका मतलब ये होगा आपका वेलोसिटी निगेटिव है। वेलोसिटी निगेटिव होने का मतलब ये है कि वो डिस्प्लेसमेंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ये भी पॉसिबल है आपका। अब आता अ लाइन क्रॉसिंग बिलो द टाइम एक्सिस। अब कोई लाइन है वो क्रॉस कर रही है, लाइन क्रॉसिंग द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस है, इसको क्रॉस कर रही है। क्रॉस करने का सपोज कोई लाइन इधर से ऐसे आई और यहाँ से क्रॉस करके आगे निकल गई, इसका मतलब ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट यहां तक तो कम हुआ उसका, कम होता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आके आपका जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी आपकी निगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तभी डिस्प्लेसमेंट कम हो, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मीन्स जहां से बॉडी चला था वहीं आ गया और उसके बाद फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। ऐसे होगा, क्योंकि निगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा, मीन्स ये भी पॉसिबल है, ऐसा होता है। अब आता है आपका ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर ये बोला कि वर्टिकल लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस के यहाँ पे पैरेलल है, ये सपोज इस तरह का आपका ये है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट एस या एक्स जो भी है, ठीक है। तो इसके पैरेलल कोई लाइन है, अगर इस तरह की लाइन है, इस तरह का ग्राफ है आपका भैया, ये लाइन है, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो सकती है क्या? इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को भी करने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि ये देखो कि इसका अगर मैं स्लोप निकाल दूं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है भैया? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो स्लोप क्या हो जाएगा भैया इसका? एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर मैं यहां से निकालूं तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब टेन 90 डिग्री। टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? इनफाइनाइट। और एम क्या होता है भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए? वो होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसका मतलब इनफाइनाइट होगी इसकी। वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है क्या किसी बॉडी की? नहीं हो सकती, तो ये इम्पॉसिबल ग्राफ है। एक दूसरा तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, आप ये देखिए।
टाइम आपका सेम है, यहाँ पे है टाइम। ओके। और आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत मतलब बढ़ गया, कितना भी बढ़ गया, इसको कहीं तक भी आप ले जा सकते हो ऊपर तक, मीन्स इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो। ओके। मतलब इनफाइनाइट हो गया आपका, वो टाइम चेंज ही नहीं हुआ। ऐसा कोई बॉडी पॉसिबल है जो मतलब टाइम बिल्कुल ना ले और उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए? ऐसा फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो आपका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर है वो डी रहेगा। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। एक तो आप एम से स्लोप से करो, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, मीन्स वेलोसिटी आपकी निकल जाएगी। वो वेलोसिटी आपकी बता रहा है कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है फॉर द सेम टाइम। ओके, वैसे भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि आप देख लो, फिजिकली देखो कि भैया टाइम सेम है और डिस्प्लेसमेंट हो गया इनफाइनाइट उसका, मतलब बिना टाइम में उसने लिया ही नहीं कुछ भी और इनफाइनाइट उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया किसी बॉडी का, इतना चल लिया वो। तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो ये दो तरीके हैं ग्राफ के क्वेश्चन को करने के, समझने के। इस तरह से आपको टैकल करने हैं ग्राफ के क्वेश्चन। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन उस दिन थोड़ा सा अधूरा रह गया था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो पावर फेलियर की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, तो इसलिए केवल वहीं पे वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। तो अभी आगे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। डिस्प्लेसमेंट आपके चाहे ग्राफ के क्वेश्चन हो और चाहे एवरेज वेलोसिटी के, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर ये आपने कर लिया तो आप क्वेश्चन एनुअल एग्जाम हो, चाहे आपका हाफरली हो और चाहे आपके टेस्ट हो, टेस्ट आपके आने वाले हैं, इनसे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको अच्छी तरह पता है, जो स्लोप होता है मीन्स टेन थीटा होता है, वो आपको एक्सेलरेशन देता है। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, डिटेल समझा देता हूँ। सपोज ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका भैया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, ठीक है, ये है। ठीक है, एक सिंपल केस ले लेते हैं। सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये आपका चल रहा है, ग्राफ इस तरह का आया होगा वेलोसिटी इसका। ठीक है। तो इसका ग्राफ के नीचे का और टाइम एक्सिस के बीच का स्लोप निकालना भैया, स्लोप निकालना। तो स्लोप निकालने का क्या तरीका है भैया? चाहे इस तरह से भी हो सकता है, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, आपका स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कितना एंगल बना रही है भैया? एक्स एक्सिस से जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जीरो एंगल बना रही है। इसके लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो गया। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया आपका? टेन थीटा। ठीक है। तो टेन थीटा कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? जीरो। तो वेलोसिटी कितनी आ गई भैया उसकी? कितना एंगल बना रहा है भैया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका देता है का स्लोप जो देगा वो देगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये ए होगा भैया आपका। टेन थीटा क्या होगा यहाँ पे? ए होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो कितना हो जाएगा भैया वो? एक्सेलरेशन हो गया आपका जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है भैया? एक्सेलरेशन क्या होता है फार्मूला से देखा जाए तो v2 - v1 अपॉन टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टी होता है, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दिख रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर इस तरह का कहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका जो टेन थीटा होगा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या देगा भैया? एक्सेलरेशन देगा। कांस्टेंट एंगल है, कहीं पे भी आप ले लो किसी पॉइंट पे, आपका थीटा एक्स एक्सिस से कांस्टेंट है, मींस टेन थीटा आपका कांस्टेंट है। टेन थीटा कांस्टेंट है तो आपका स्लोप कांस्टेंट हो गया। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। इसके लिए इसके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, इसके लिए एक्सेलरेशन हो गया जीरो। तो कुल मिला के बात यह है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देता है वो आपका देता है एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और वो है क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया एनक्लोज्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर एक हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं, तो एरिया क्या देता है? तो एरिया आपका देगा, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ऐसा है। तो सपोज ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल का मतलब, लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। ये वी वेलोसिटी है, सेम है वेलोसिटी, और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, इधर टाइम। सपोज यहाँ तक गए हम, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड या कितना भी सेकंड होगा। तो इसका एरिया निकालना,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यानी कि ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, तो कितना हो जाएगा एरिया भैया? ये वाला एरिया आपका आएगा, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है ये वाला, इसका एरिया। इसका अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया देखूं तो क्या आएगा? दिस, इसकी विड्थ क्या है भैया? ये होगी लेंथ और ये होगी विड्थ। टी आपकी लेंथ होगी और वी होगी आपकी विड्थ। तो एरिया क्या होगा भैया इसका, रेक्टेंगल का एरिया? एरिया इज इक्वल टू होता है आपका विड्थ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ होगी आपकी इसकी टी और इंटू वी, ये होगी टी इंटू वी। टी हो गया। वी की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वी क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वी अपॉन ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी से टी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल आपका एग्जांपल है। एक एग्जांपल ऐसे लेके दिखाया मैंने आपको कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का अगर एरिया निकालें, जो ये एरिया एनक्लोज बीच बीच में आ रहा है, तो ये एरिया मेरा डिस्प्लेसमेंट देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, तो आंसर इसका रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके। ये क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं और आपके न्यूमेरिकल में भी काम आने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक तो स्ट्रेट लाइन है और लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड है वो, ठीक है। तो आपको ये बताना है, बट रिमेनिंग एंटायरली अबव द टाइम एक्सिस, लेकिन टाइम एक्सिस के ऊपर ही रहता है, तो दिस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ ही बना लेते हैं भाई, इस तरह का ग्राफ है। ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम हो गया इधर, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। और किस तरह से ग्राफ है, इस तरह से स्लोपिंग डाउनवर्ड, आगे आप बढ़ रहे हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ऐसे जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट की तरफ डाउन स्लोपिंग है। तो निगेटिव कांस्टेंट स्लोप है इसका। पहली बात तो ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है आपका, सीधी सी बात है। दूसरी चीज ये, अगर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब ये एंगल अगर 90 से ज्यादा है, जैसा जैसा कि अभी बताया था, तो टेन थीटा इसका, ये अगर थीटा है वो निगेटिव होगा। तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, स्लोप। एम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, टेन थीटा। और टेन थीटा और थीटा क्या है यहाँ पे, अगर ग्रेटर देन 90 तो ये निगेटिव वैल्यू निकल के आएगी, माइनस की वैल्यू निकल के आएगी। और ये माइनस अगर है तो इसका मतलब क्या है भैया, आपका एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है। एक्सेलरेशन का निगेटिव का मतलब क्या होता है, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। इसका मतलब मोशन में रिटार्डेशन है, और वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन आप बोल सकते हो उसको, या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल सकते हो, विद डिक्रीजिंग स्पीड, जो इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो आपका आंसर इसका ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly at 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है और वो जीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है, मतलब जब टाइम इज इक्वल टू जीरो है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स का मतलब क्या है भैया, टी इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट कर रहा है। रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, वी इज इक्वल टू या यू इज इक्वल टू जीरो है। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सपोज उसका ए है, वो कितना है भैया आपका, 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 4 5 सेकेंड, इसका मतलब टी इक्वल टू कितना हो गया भाई आपका, 5 सेकेंड हो गया। इफ यू प्लॉट दिस ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इसको प्लॉट करूं, एक ग्राफ खींचू इसका, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेप फॉर्म्ड अंडर द लाइन। आपका एक ग्राफ है भैया, जैसा ग्राफ उसने बताया आप ऐसा ग्राफ खींच लो सबसे पहले, तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये मुश्किल है, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन में, इस तरह का आपका है भैया। ओके। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये कि जब टाइम आपका जीरो है, आपका वेलोसिटी भी आपकी जीरो है, ये जीरो हो गई वेलोसिटी, तो इसलिए मतलब ओ से वो टच होता हुआ जाएगा, ओ को से होता हुआ जाएगा। ओके। व्हाट विल बी द एरिया, और किस तरह से भाई, यूनिफॉर्मली वो एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो ये कि स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी अगर आपकी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो इसका मतलब स्लोप इसका कांस्टेंट होगा, मींस एक्सेलरेशन
क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा जो कि उसने 4 दिया हुआ है। ओके। अब मैंने मान लिया भैया ये कुछ एंगल है यहाँ पे थीटा। ओके, और कितने टाइम तक चला, 5 सेकंड तक चला। मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम है, यहां तक पहुंचा वो, यहां तक अगर पहुंच गया तो 5 सेकंड है, मतलब टाइम जो रहेगा वो 5 सेकंड है। तो यहां से यहां तक ये हो गया 5 सेकंड, ये वैल्यू होगी आपकी 5। ओके। अब मैं इसको यहां से इसको ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, मतलब इसको रेक्टेंगल वो बना लेता हूँ, ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। जो शेप बनी वो ट्रायंगल बन गई, और वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेप फॉर्म अंडर दिस लाइन। इस लाइन के अंडर जो हमारा ये है, सपोज ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी हो गया, तो इस ट्रायंगल का उसको एरिया चाहिए होगा। तो इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल सकता हूँ। ओ बी मुझे पता है, मीन्स बेस पता है। अगर मुझे किस तरह से ये हाइट पता चल जाए, ये ए बी पता चल जाए, तो मेरा निकल जाएगा भैया। ए बी अगर मुझे पता चल जाए तो एरिया मेरा निकल जाएगा ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, जो कि क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे दिया हुआ केवल क्या है, 4 दिया हुआ है, और 4 उसका एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या होता है, जो स्लोप होता है, और स्लोप क्या है भैया, एम जो होता है, एम वही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एम, ये कितना रहेगा भैया आपका, ए बी, एम, एम होता है टेन थीटा। ठीक है, एम क्या होता है भैया, टेन थीटा। और टेन थीटा की यहां से वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ओ बी, ये आ गया। तो ए बी की वैल्यू मैं यहां से आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि एम की वैल्यू मुझे पता है। एम, ये क्या है, स्लोप है उसका, मीन्स एक्सेलरेशन है। स्लोप उसका एक्सेलरेशन, तो एम की जगह मैं रख सकता हूं यहाँ पे 4 रख दिया मैंने। ओके। ए बी मुझे निकालना, तो ए बी को एज इट इज रखो रखो। ओ बी आपका 5 हो गया, तो रख दो भैया 5 हो गया। तो यहां से ए बी की वैल्यू निकल गई भाई मेरी। ए बी इक्वल टू आ जाएगा 5 × 4 यानी कि 20 आ गया, ये आ गया। ये आपका कितना आ गया भैया, 20 आ गया ये। ओके। अब एरिया इसका निकल जाएगा, वो मुझे निकालना है। ठीक है। तो एरिया आपका आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स ओ ए, ओ बी, और इंटू हाइट, हाइट क्या भैया, ए बी है, तो ए बी लिख दिया। तो 1/2 इंटू ओ बी 5, और इंटू ए बी 20 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 50। 50 आ गया एरिया भैया, ये आपको निकालना है। एरिया कितना हो जाएगा, 50। और ये मीटर में आएगा, क्यों आएगा मीटर में भैया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर आप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट होता है। चाहे आप इससे भी आप यूनिट निकाल के दे सकते हो। तो ये आ जाएगा 50, मीन्स आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भैया। कुछ नहीं किया मैंने इसमें क्वेश्चन में, उसने ए दिया हुआ था मुझे, ए एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि टेन थीटा, वो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने टेन थीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है। और ये ए भी मुझे पता नहीं था, टेन थीटा की वैल्यू निकाली, तो टेन थीटा की वैल्यू से ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब मुझे ए बी की वैल्यू पता चल गई, टाइम की दिया हुआ है 5 है, तो बेस पहले से पता है, अगर आपको ए बी हाइट पता चल गई तो आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका नीट के लेवल का, लेकिन ये 11th के लेवल का भी है, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप आराम से इसको कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली हॉरिजेंटल, ये भी मैंने एक एग्जांपल अभी आपको करके दिखाया था, अभी ये क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है। आप देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, ठीक है। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक खींच रहा हूं, और क्या है, परफेक्टली, ये जो लाइन है परफेक्टली हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब इस तरह की लाइन है ये मेरा ग्राफ निकल के आ रहा है, ये निकल के आया ग्राफ। ओके। तो ये वेलोसिटी है, इधर इधर आपका टाइम है। तो आपको ये बताना है, तो ये क्या, इट्स एक्सेलरेशन, इज एक्सेलरेशन क्या होगा उसको। तो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के, जैसे मैंने पहले बताया था। फिर दो तरीके हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आप ये दो तरीके यूज करते हो तो आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला तरीका ये है, आप सोचो कि वेलोसिटी टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कितनी थी, वी थी। उसके बाद टी, टाइम तो आगे बढ़ा, लेकिन वेलोसिटी उतनी की उतनी है, मतलब वी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सेम है वी की वैल्यू, कहीं भी आप देख लो, चाहे किसी भी टाइम पर देखोगे तो ये वी की वैल्यू उतनी ही है, चेंज नहीं हो रही है, ऊपर ना बढ़ रही है ना कम हो रही है।
तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी भी बॉडी के, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और डिसेलेरेशन होता है तो वेलोसिटी कम होती। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया आपका। आप देखते इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो मेरा ए होता है, वो क्या होता है, ए एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ मेरा क्या है भैया, स्लोप का मतलब क्या होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा हो गया, और थीटा का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से ही अगर एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन है तो कितना एंगल बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है, क्योंकि उसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, जीरो, तो टेन जीरो हो गया, टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भैया, जीरो। ठीक है, और ए एक्सेलरेशन इसका मतलब मेरा जीरो है, और वो यू एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या होगा, तो जीरो होगा। ये दूसरा तरीका क्वेश्चन करने का हो गया। तो आप दोनों तरह से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए। और ये क्वेश्चन है भाई आपका, या तो आप मान सकते हो ये जेई मेंस के लेवल का बोल सकते हो इसको, या नीट के लेवल का बोल सकते हो। ठीक है, और 11th के लेवल पे भी आ सकता है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, देखने से लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि भैया देख लिया तो आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन, तो छोड़ दो इसको, या नीट के लेवल का छोड़ो यार इसको। ऐसा नहीं है, आप उसको ट्राई करो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल कोई चल रहा है, सच दैट इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद पोजीशन x अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है आपका, और वो क्या दिया हुआ है भैया, v इज इक्वल टू एल्फा अंडर रूट एक्स, ये दिया हुआ है। वेयर एल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, एल्फा कोई कांस्टेंट है। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से स्टार्ट करता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। ओके, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। इट टेक्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस एक्स जीरो, एक्स जीरो डिस्टेंस, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जो उसकी डिस्टेंस हो गई वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो वापस नहीं आ रहा है तो, आगे चलता ही जा रहा है तो। ठीक है, तो एक्स जीरो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर आपका कभी भी क्वेश्चन आए तो आप केवल एक चीज देखोगे कि भैया एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए फॉर्मूला क्या है उसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने दे दिया, एक्स जीरो मेरे पास है ऑलरेडी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम मेरे पास नहीं है, वो कहीं से मिल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दूंगा, मेरी एवरेज वेलोसिटी निकली पड़ी है। लेकिन अभी टोटल टाइम मेरे पास नहीं है। ठीक है, मुझे जो उसने रिलेशन दिया है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है, और बात कर रहा है वो टाइम की और किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो मुझे क्या काम करना है भाई, यहाँ पे किसी तरह से इसको टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाल के लाना है। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, वेलोसिटी को क्या काम करता हूँ मैं, dx अपॉन dt लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे टी की फॉर्म में चाहिए भैया रिलेशन, मुझे टी निकालना है कहीं से भी। तो dx अपॉन dt का मैंने यूज किया और यहाँ पर ले आया, तो इस ये आ जाएगा आपका एल्फा और अंडर रूट एक्स। ओके, अब कभी भी आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई इक्वेशन दी है और आपको वो एक्स और टी में निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन करते हो। इंटीग्रेशन के क्या करते हो, जो dx और x हैं उसको एक तरफ कर लोगे और बाकी को एक तरफ, इसका मतलब dx के पास मैं x ले आता हूं, तो क्या करूंगा उसके लिए, dx अपॉन अंडर रूट एक्स लेके मैं इधर इसके नीचे ले आया इसको, और dt को उधर लेके चला गया, एल एल्फा dt कर दिया। ये डिटेल में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे फिजिक्स के जिनके पास बायो है उनको ये बताना जरूरी है, मैथ्स के बच्चे तो इसको कर लेंगे जिसने इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कर लिया है, हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए इस डिटेल में बता रहा हूँ इसको। तो ऐसा कर लिया हमने, एक्स के पास एक्स ले आए, और अगर टी है या नहीं है तो उसको dt को अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मेरे एक्स और टी निकल के आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भैया, ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लो, अल्फा कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब जिस टाइम टाइम जीरो है, लोअर लिमिट इसकी, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, तो लोअर लिमिट इसकी जीरो कर दी। जिस टाइम टाइम टी हुआ, सपोज टी टाइम के बाद की बात कर रहे हैं, तो टी टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स जीरो हो गया, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा एक्स जीरो, अपर लिमिट दोनों की, टाइम की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है भाई,
इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है भाई? अच्छा वाला तरीका ये है कि आप इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट, यही करता हूँ अभी इसको, ये आपका आ जाएगा 0 to t, 0 to x0, और इसको मैं रख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2 हो गया, और dx हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, और इसको लिख लेता हूं भैया मैं एल्फा। dt का जो इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू t, वो आता है आपका t, t आएगा। इंटीग्रेशन तो मेरा हो गया। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट एज इट इज रखनी है, ये रख लिया। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो ये कांस्टेंट भी ऐड करते हो, वो कांस्टेंट होता है +c, ठीक है, रख दो, और चाहे मत यहाँ नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि x = 0 पे t = 0, वो आपकी इनिशियल कंडीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना था ये शो करेगा, ठीक है। तो अब x की पावर -1/2 का करना है इंटीग्रेशन। वो क्या होता है भैया? x की कोई भी पावर का अगर इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो क्या करते हैं, -1/2 यहाँ पे है, और प्लस उसमें ये 1 ऐड करते हैं, और जो भी टोटल पावर होती है, कितनी पावर होगी, -1/2 + 1 आ गई। तो ये इंटीग्रेशन होता है x की पावर कुछ भी हो चाहे, एक्स की पावर n का, ठीक है। अब इसमें लिमिट ये रख देंगे आप 0 और x0, ओके, इज इक्वल टू, अब ये आपका हो जाएगा भैया फाइनल, जो अपर लिमिट होती है उसमें से हम लोअर लिमिट माइनस करते हैं, तो ये करेंगे हम एल्फा, और t -0 कर देंगे तो अल्फा t आ जाएगा, और प्लस ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके। तो अब ये देखो नीचे कितना आ जाएगा भाई, प्लस का 1/2 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2, एक्स की पावर कितना हो जाएगा भैया, प्लस का 1/2 हो जाएगा, ओके। और उसमें से क्या करेंगे फिर, आप अपर लिमिट रखोगे, x0 है, और लोअर लिमिट माइनस कर दोगे जो कि 0 है, तो ये आपकी आ जाएगी 2 x0 की पावर 1/2, ऐसा आ जाएगा, क्योंकि बाद में माइनस हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अल्फा टी, और प्लस सी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू यहां से मैं निकालूं, कैसे पता चलेगा, जिस टाइम t इक्वल टू 0 है उस टाइम x0 कितना है भैया, 0 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 0 आ जाएगी, सी हो जाएगा 0, बिकॉज इनिशियल कंडीशन उसने दी हुई है, जब x = 0 तो टाइम = 0, तो सी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब सी का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो आप इसको डायरेक्टली इक्वेशन को लिख सकते हो वैसे, कैसे लिख लोगे, इसको मैंने लिख लिया भैया, 2 x की पावर 1/2 का मतलब मैं √x लिख सकता हूँ भैया, पावर, पावर 1/2 का मतलब √x, इज इक्वल टू एल्फा टी, एल्फा टी मैंने रख लिया। अब मुझे क्या चाहिए था, किसके लिए मैं इतना सब कर रहा था, मुझे चाहिए था टी, और वो भी x0 की फॉर्म में चाहिए था, ये x0 है भाई, तो मिल गया मुझे। तो टी की वैल्यू मैं यहां से निकाल ले रहा हूं, तो टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा भैया 2 ऐसा रहेगा ये, ऐसा रहेगा, और ये हो गया, टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 √x0 और अपॉन एल्फा, ये मेरी टी की वैल्यू आ गई, ओके। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, बस अब फॉर्मूला लगा दो, टी मेरा ये हो गया, और x0 उसने दिया हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है, सब इसी के लिए हम कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, मुझे तो केवल टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम चाहिए, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी अपने आप निकल के आएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हुआ है खुद ही x0, अपॉन टोटल टाइम मैंने यहां से निकाल दिया, वो है आपका 2 √x0, और अपॉन एल्फा, एल्फा ऊपर चला जाएगा आपका, ये अब एल्फा आ गया, ऊपर x0 है, नीचे √x0 है, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा भैया, x0 आ जाएगा, √x0, तो √x0 हो गया इंटू एल्फा अपॉन 2 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया आपका एल्फा √x0 और अपॉन 2, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई। थोड़ा सा ही मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चीज नहीं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का है खेल इसमें, नहीं तो कुछ। तो आपका आंसर रहेगा भैया एल्फा √x0 अपॉन 2, बी ऑप्शन आपका इसका सही है भाई, ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चन करना है। एक बार फिर इसकी स्ट्रेटजी बता देता हूँ क्या किया हमने। उसने बताया कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का उसने रिलेशन दिया हुआ है, और उसने ये बताया कि टी टाइम पे x =
जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है जब टाइम इज इक्वल टू जीरो है। उसके बाद उसने क्या काम किया, टी टाइम लिया और टी टाइम पे उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो एक्स जीरो कर लिया। अब इसी टी टाइम में, इसी टाइम के दौरान मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला मुझे अच्छी तरह पता है, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता चल गया, जीरो से स्टार्ट किया था और एक्स जीरो पे पहुंच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो हो गया उसका। ठीक है, डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वली होंगे, तो ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल गया वो एक्स जीरो, लेकिन टोटल टाइम का पता नहीं है। उसने जो रिलेशन मुझे दिया है वो वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन एक दिया हुआ है, ना कि टाइम। ओके, तो टाइम मैं यहां से निकाल सकता हूं, मैं v को dx अपॉन dt भी लिख सकता हूं, आपको अच्छी तरह पता है भाई। ओके, तो अब मुझे इसको x और t निकालने के लिए, x और t में रिलेशन निकालने के लिए, ताकि t की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख सकूं इधर, मैंने इसको dx अपॉन dt लिख लिया और उसका इंटीग्रेशन कर दिया। और इंटीग्रेशन में जो लिमिट रखी, जो उसने दिया था कंडीशन वही रखी। t इक्वल टू जीरो पे कितना है भैया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, और टी इक्वल टू टी पे सपोज टी टाइम तक चला तो डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो है, तो वही रख दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन किया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, वो कर दिया। उसके बाद ये देखा कि टी इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई मेरी। तो मेरा एक रिलेशन निकल के आया जो कि एक्स जीरो और टी में है, मतलब टी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो टी की वैल्यू मैंने एक्स जीरो की फॉर्म में यहाँ से निकाल दी और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया, और मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गया एक्स जीरो डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स जीरो। वो आपको सिंप्लीफाई करना है, वो कर लिया तो आपका निकल के आ गया आंसर। ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है और 11th के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आपको क्वेश्चन पूरी पूरी संभावना है कि आपको 11th क्लास में जरूर रखा हुआ मिलेगा। हम, मेरी गारंटी है भैया, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और आपको कैसे करना है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल फॉर्म्स अ स्मूथ कर्व डेस्क्राइब्ड बाय क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, मींस आपको एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। ओके, वेयर एक्स इज इन मीटर और टी इन सेकेंड। सिंपल सी बात है। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डीएक्स अपॉन डी टी भाई, सिंपल, वो आपको निकालना है। ओ पार्टिकल एट एग्जैक्ट एग्जैक्ट मोमेंट, उस टाइम पर निकालना है, इट्स एक्सेलेरेशन बिकम्स जीरो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर वो देता भी है टी इक्वल टू टू पे निकालो, तो आप इसका सिंपल डीएक्स अपॉन डी टी कर दो, टी की वैल्यू रख देता है, आपका आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम। बट उसने ये बोला कि भैया आपको उस टाइम पे निकालनी है जब आपका, टाइम नहीं दिया उसने कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो। ये कंडीशन थोड़ा सा घुमा के कंडीशन दी हुई है, तो कुछ नहीं करना, अभी भी वही करना है। आपको एक्स दिया हुआ है भैया, एक्स इज इक्वल टू है टी की पावर थ्री माइनस सिक्स टी स्क्वायर और प्लस नाइन टी और प्लस टू, ये हो गया भैया। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं वेलोसिटी निकाल देता हूं। वेलोसिटी निकालूंगा तो डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी करूंगा भैया, तो v इज इक्वल टू होता है मेरा डी एक्स अपॉन डी टी, मुझे निकालना तो वेलोसिटी ही है ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी मैंने कर दिया भैया। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब इस एक्स का डी अपॉन डी टी करना है, इनके डी अपॉन डी टी, वो जो इक्वेशन दी वो कर दिया मैंने। कितना कर दिया भैया, टी की पावर थ्री माइनस सिक्स टी स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है, और प्लस नाइन टी और प्लस टू, ये दिया हुआ है। तो डी अपॉन डी टी मैंने किया। डिफरेंशिएशन का मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा डिफरेंशिएशन का, वो जरूर देख लेना लेक्चर आप। तो इस तरह के फिजिक्स के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक इंटीग्रेशन का है, वो भी देख लेना, और एक वेक्टर्स का है। अगर आपको फिजिक्स को स्ट्रेंथन करना है तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता ही होना चाहिए। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत आसान, चाहे वो आपके बायो के स्टूडेंट्स हों उनके लिए भी सब समझ में आ जाएगा। अगर आप उसको कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, वो जरूर देख लेना लेक्चर। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपको डी अपॉन डी टी, टी की पावर थ्री का क्या काम करेंगे, थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा, पावर एक कम कर देते हैं और जो ऊपर रहता है मैक्सिमम पावर उसको नीचे ले जाते हैं हम। ठीक है, तो थ्री टी स्क्वायर इसका हो गया माइनस, अब टी की पावर को नीचे लेके आएंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा, और पावर एक कम हो जाएगी, ट्वेल्व टी हो गया। ओके, और नाइन टी, टी का होता है वन, आपका तो नाइन ही आ जाएगा यहाँ, और उसके बाद डी अपॉन डी टी ऑफ टू करोगे तो कांस्टेंट का जीरो होता है। तो यहीं तक आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपकी वेलोसिटी आ गई भैया। अगर मुझे किसी तरह से टाइम पता चल जाए
इसमें मैं टाइम की वैल्यू रख दूं तो मेरी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी जो वो चाहिए उसको। अगर ये क्वेश्चन इस तरह का होता है कि टाइम वो दे के रखता, तो आप यहीं पे टाइम की वैल्यू रख देते टी की, तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम इंस्टेंट आ जाती। बट अभी आपको उसने दूसरी कंडीशन, टाइम आप उसने दिया ही नहीं, उसने टाइम के बजाय एक दूसरी कंडीशन दी, उसने बोला कि एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। तो मैं क्या काम करता हूँ, ये वाली इक्वेशन एक, इसका डी अपॉन डी टी कर देता हूँ, मतलब डी वी अपॉन डी टी कर देता हूँ। तो डी वी अपॉन डी टी तो मेरा एक्सेलरेशन होता है भैया, डी वी अपॉन डी टी। और वी मेरा कितना आ गया, ये वाली इक्वेशन है भैया ये। तो डी वी अपॉन डी टी कर देता हूं मैं, इसका डी अपॉन डी टी ऑफ वी कर दिया। वी कितना आ गया मेरा, 3t² माइनस 12t और +9, इसका मैंने डी अपॉन डी टी किया, डी अपॉन डी टी कर दिया इसका। ओके भैया, तो ये आ गया मेरा ऐसे। अब करना हो इसका डी अपॉन 3t² का डी अपॉन डी टी करोगे तो पावर ये नीचे आ जाएगी तो 6 हो जाएंगे, और पावर एक कम हो जाएगी 6t, और माइनस 12t का कितना हो जाएगा, केवल 12 हो जाएगा क्योंकि टी का 1 होता है। और 9 का कितना हो जाएगा भैया, 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। तो ये मेरा ए आ गया भैया निकल के। ठीक है, उसने बोला कि अब उस टाइम पर है निकालनी है आपको वेलोसिटी जब ए 0 हो, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ। ए की वैल्यू 0 का मतलब इसकी वैल्यू 0 रख दी मैंने, ये किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल गई, 6t = 12 हो जाएगा। इसका मतलब t कितना आ गया भैया, 2 सेकेंड। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब t = 2 हो, और उसी टाइम मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो इस t = 2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन dt एट t = 2, यानी कि v एक्सेलरेशन 0 तब निकल के आ जाएगी। तो v आ जाएगा आपका 3t² माइनस 12t और +9। यहाँ पे मुझे t = 2 रखना है भाई, रख दो। 3 × 2 का स्क्वायर हो गया, और -12 × 2 हो गया, और +9 हो गया, ये निकल के आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 थी 12, 2 दूनी 4 थी 12, 12t, और ये हो जाएगा आपका 24, ये हो गया आपका 12 माइनस 24 और +9 हो गया आपका। ठीक है भैया, तो ये आपका आ जाएगा भैया माइनस का 12 प्लस 9, तो ये आपका आ जाएगा -3 मीटर पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी आपकी माइनस में आ गई, -3 मीटर पर सेकंड ही। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ए, ये आपका आंसर रहेगा भैया। ये छोटा सा क्वेश्चन है भाई आपका, नीट वालों के लिए भी, जेई वालों के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नीट वालों के लिए भी, और 11th क्लास का कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, 3 या 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के लिए, 11th वालों के लिए है। अ रॉकेट इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है ऊपर। इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ लीनियर इंक्रीज। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट्स लीनियर इंक्रीज फ्रॉम u = 0 से v कितना हो गया आपका 120 मीटर पर सेकंड हुआ, कितनी देर में होगा भैया, ओवर पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वेलोसिटी 0 से 120 हो गई। ओके, व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स आउट। वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो फोर्स लगा हुआ था, अब थ्रस्ट फोर्स लगा हुआ था, जो कि रॉकेट में उसकी जो गैसेस होती हैं जो बर्न होती हैं, वो उसको थ्रस्ट फोर्स देती हैं। तो वो कितनी देर के लिए, 10 सेकेंड के लिए वो फोर्स उसके ऊपर लगता रहा, उसके बाद बर्न हो गया, मतलब फोर्स लगना बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि 10 सेकेंड तो उस पर फोर्स लगा हुआ। जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जब लगता है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है, जब किसी बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन उसमें 10 सेकेंड तक लगा। ओके, ठीक है, यहां तक मैं, उसके बाद बर्न हो गया भैया ये। आफ्टर फ्यूल एग्जॉशन, जैसे जब फ्यूल खत्म हुआ, इट कंटिन्यूज अपवार्ड, अपवार्ड जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब 10 सेकेंड तक तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, बल्कि कम होगी। क्यों होगी कम भैया, वो बताता हूं, मैं फिगर बना दे रहा हूं उसकी अच्छी तरह समझने के लिए। एक ये रॉकेट था, रॉकेट यहां से स्टार्ट हुआ चलना भाई, ये स्टार्ट हुआ रॉकेट, और कहां पहुंचा, यहां तक।
इस पॉइंट तक फोर्स उसके ऊपर लगा, और ये टाइम कितना भाई आपका 10 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक उसके ऊपर फोर्स लगा। ओके। और यू इज इक्वल टू सा जीरो था, यहाँ पे जीरो था वेलोसिटी, और यहाँ पे वी इज इक्वल टू कितना हो गया उसका 120 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ तक केवल एक्सेलरेशन यहीं तक था, तो वेलोसिटी इसकी जो मैक्सिमम रहेगी यही होगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी अब ऊपर जाएगा वो, और मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, और उसमें डिसेलेरेशन होता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि उस पर जो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, उसकी डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के ओपोजिट है। ठीक है। तो ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी जो वी डैश रहेगी सपोज, वो जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और पूछ क्या रहा है वो? normally at its highest point what is the total time elapsed from the lift off, यानी कि यहां से लेकर के टू रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, यहां तक का आपको टाइम निकालना है ऊपर पहुंचने तक का। तो यहां से यहां तक का टाइम तो मुझे दिया हुआ है भाई। सपोज ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है यहाँ, और ये पॉइंट बी है। तो ओ से ए तक का टाइम तो मुझे दिया हुआ है, यहाँ तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सपोज टी वन है भाई, ये वाला टाइम जो 10 सेकेंड है, ये टी वन मैंने मान लिया। अब मुझे जो टाइम निकालना है ए से बी तक का निकालना है, तो ए से बी तक के लिए ये जो v इक्वल टू 120 है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या रहेगी भैया? v डैश रहेगी। ओके। तो अब मुझे ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, मोशन अंडर ग्रेविटी है तो भैया इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, सीधी सी बात है। और क्या रहेगी? जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, और जिसमें टाइम हो, तो वो लगानी। तो वो इक्वेशन है आपकी फर्स्ट, जिसमें फाइनली फाइनल फाइनल वेलोसिटी जो वी टेस्ट है यहाँ, और यू वी जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, और माइनस जी टी। माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है बॉडी, ये इक्वेशन लगेगी। और ये टाइम जो है ये मैंने टी टू मान लिया मोशन के लिए, जो यहाँ ए से बी तक जाने में लग रहा है। तो वी डैश कितना हो गया मेरा? जीरो, तो जीरो रख दिया। वी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 120, 120 रख दिया। और जी की वैल्यू अभी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दे रखा है उसने, 10 रख देंगे। और टी टू की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, टी टू की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, टी वन की वैल्यू पहले उसने दी हुई है, तो टी वन प्लस टी टू करना है, आपका आंसर आ गया। तो जी इंटू टी टू इज इक्वल टू 120 हो गया भैया आपका। जी की वैल्यू 10 रखोगे आप, इंटू टी टू इज इक्वल टू 120, तो आपका टी टू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 सेकेंड। और टी वन की वैल्यू कितनी है भैया जो उसने दी हुई है? वो कितनी है? 10 सेकेंड है। तो टी इज इक्वल टू जो टोटल टाइम रहेगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा टी वन प्लस टी टू। तो ये आपका हो जाएगा 10 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड, मीन्स 22 सेकेंड आपका आंसर रहेगा। यही तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? तो 22 सेकेंड आपका डी ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। ओके भाई। तो ये आपके क्वेश्चन थे एवरेज वेलोसिटी के और ग्राफ्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपकी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है भैया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो जो भी देख रहे हैं भाई, और शेयर भी करें। अभी अपने जो सब्सक्राइबर में बहुत कम है, आपको बढ़ाना है और सपोर्ट करना है। ठीक है। तो थैंक यू।